2019 की लड़ाई में कई सीटें वीआईपी हैं, लेकिन जिस पर पूरे देश की नजर है वो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट। वजह साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इससे भी खास वजह ये कि गांधी परिवार का एक बड़ा चेहरा मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ दावेदारी ठोक सकता है। वो नाम है प्रियंका गांधी का। काशी से चुनाव लड़ने की हवा सबसे पहले खुद प्रियंका गांधी ने दी थी। उन्होंने रायबरेली में कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर मैं वाराणसी से लड़ जाऊं तो कैसा रहेगा। प्रियंका के इस बयान से साफ था कि जब से पार्टी में जिम्मेदारी मिली है तभी से उनके मन में वाराणसी का नाम फाइनल हो गया था। कुछ दिन पहले जब रॉबर्ट वड्रा से प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो वड्रा ने भी बिना हिचकिचाते हुए प्रियंका का नाम काशी से फाइनल कर दिया। और जब यही सवाल राहुल गांधी से हुआ तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया, उल्टा सस्पेंस को बढ़ा दिया। रविवार को फिर से प्रियंका ने कहा कि अगर राहुल गांधी की सहमति मिलेगी तो वो काशी से लड़ने को तैयार हैं। राहुल और प्रियंका कभी भी किसी चीज को बेवजह इतना लंबा नहीं खींचते हैं। निष्कर्ष ये है कि दोनों के मन में काशी बसा है। इसकी एक बड़ी वजह ये कि प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी महासचिव हैं और अगर वो वाराणसी से लड़ती हैं तो भले वो हार जाएं, लेकिन आसपास की लोकसभा सीटों पर इसका असर जरूर पड़ेगा और उनके नाम के सहारे पार्टी को 2-4 सीटें मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। प्रियंका का यही दांव उन्हें काशी के मुश्किल मुकाबले में खींच कर ले जा रहा है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पर्चा भरेंगे और अगर सब कुछ प्रियंका के मन मुताबिक रहा तो मोदी के पर्चा भरने के 2 दिन बाद यानी 28 अप्रैल को वाराणसी से वो नामांकन दाखिल करेंगी, क्योंकि 29 अप्रैल को मध्य यूपी में चौथे चरण के चुनाव हैं और प्रियंका के नामांकन को देखकर वोटर्स में फर्क पड़ेगा, ऐसी पार्टी को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस दिल्ली से देश की सत्ता चलती है उसी दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा देर लग गई। इस देरी में किसी का दिल टूटा तो किसी का डर छूटा। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद केजरीवाल कांग्रेस के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहे, लेकिन राहुल ने केजरीवाल को भाव तक नहीं दिया और सोमवार होते होते 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का चेहरा सामने कर दिया। प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस और आप के बीच के गठबंधन की बची हुई 1% उम्मीद भी खत्म हो गई। काफी मंथन के बाद दिल्ली की 6 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन जो सबसे चर्चित नाम है वो है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का। पहले चर्चा थी कि शीला दीक्षित को नई दिल्ली से उतारा जाएगा, लेकिन बाद में समीकरण देखा गया और उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें टिकट थमाया गया। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उतारा है और इसी सीट से केजरीवाल ने अपने चहेते दिलीप पांडे को उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर दिल्ली के अधिकतम सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक जैसा है, मतलब दोनों के वोट बटेंगे और बीजेपी का रास्ता फिर से आसान हो जाएगा। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए कांग्रेस मुख्यालय के चक्कर काट रही थी, लेकिन दाल गल नहीं पाई और खेल खराब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महबूबा मुफ्ती कहने को तो हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुई, यहीं रहती हैं, यहीं का खाती हैं, लेकिन गाना वो पाकिस्तान का गाती हैं। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक रैली से पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हमने परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। दरअसल पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता आया है, जिस पर मोदी ने यह प्रहार किया। लेकिन इस बयान पर वैसे तो बौखलाना पाकिस्तान को चाहिए था, जवाब भी उधर से आना चाहिए था, लेकिन महबूबा को जैसे ही ये बात पता चली वो इमरान खान से भी पहले जवाब दे गई। पाकिस्तान की प्रवक्ता बनते हुए पीडीपी के इस नेता ने कहा कि पाकिस्तान ने भी परमाणु बम को ईद के लिए नहीं रखा है। मतलब मोदी ने प्रहार पाकिस्तान पर किया, लेकिन दर्द सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को हुआ। शायद इस वजह से, क्योंकि जिस तरह नेता दल बदलते हैं, लगता है महबूबा मुफ्ती मुल्क ही बदलने की सोच रही हैं। तभी तो बार बार वो गीदड़ भपकी दिया करती हैं, कभी 370 पर तो कभी 35A पर। शायद उनका विचार पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
राहुल गांधी अगर वाराणसी से अपनी बहन प्रियंका गांधी को मोदी के सामने सियासी मैदान में उतारते हैं तो प्रियंका की हार के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसका पहला उदाहरण 2014 का लोकसभा चुनाव है, जब नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की थी। मोदी को काशी की जनता ने जितना वोट दिया उतना विपक्ष के पास मिलाकर भी नहीं था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बनिया और ब्राह्मण मतदाताओं की थी। दरअसल वाराणसी में करीब 3.25 लाख बनिया मतदाता हैं जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, और मोदी के चेहरे पर उनका भरोसा दोगुना हो जाता है। इसके अलावा 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं जो बीजेपी के साथ कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, और यहीं से मोदी का खेल बनना शुरू हो जाता है। बनारस में बनिया और ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 5.5 लाख तक पहुंच जाता है, और यही मोदी की एकतरफा जीत तय करते हैं। लेकिन अगर जीएसटी, नोटबंदी के साथ साथ विश्वनाथ कॉरिडोर और SC/ST संशोधन बिल को कुछ वोटर्स ने अभी तक दिमाग में रखा है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की तैयारी में हैं, तो मोदी की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि इसी काशी में करीब करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 1.5 लाख के आसपास यादव। SP-BSP के गठबंधन का प्रत्याशी अगर वाराणसी में प्रियंका के सामने नहीं उतरा तो मोदी को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर ये दोनों खेमा दो तरफ में बंटता है तो फिर 2 लाख पटेल, 1.25 लाख भूमिहार, 1 लाख राजपूत और 80-80 हजार दलित और पिछड़ी जातियां मोदी और प्रियंका के भविष्य का फैसला करेंगे, क्योंकि ये वोट बैंक जिधर जाएगा जीत उसी के खाते में दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद अमेठी में हैं, लेकिन राहुल चुनाव जीतने के बाद भी वायनाड चले गए। क्या ये राहुल गांधी का डर था जो उन्हें अमेठी से वायनाड ले गया? ये बात हम नहीं, अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी कहती हैं। राहुल और प्रियंका फिलहाल अमेठी से दूर हैं, तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की हालत वायनाड में भी अच्छी नहीं है। वजह केरल की बदली हुई सियासी फिजा है। सीताराम येचुरी के कांग्रेस प्रेम पर प्रकाश करात ने कम से कम केरल में तो बैन लगा दिया है। पूरा LDF गांधी के खिलाफ एकजुट है, तो दूसरी तरफ एनडीए के दमदार उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली। मुस्लिम बहुल वायनाड में भी राहुल गांधी परेशानी में हैं। वैसे तो राहुल ने केरल में लेफ्ट पार्टियों, खास तौर से CPM के खिलाफ कुछ ना बोलने की कसम खा रखी है, लेकिन CPM ने ऐसी कोई कसम नहीं खाई। बीजेपी के सीनियर नेता पीयूष गोयल यही सवाल राहुल गांधी से पूछते हैं कि क्या वो स्मृति ईरानी के डर से वायनाड भागे और वहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये पूरी तरह से राहुल गांधी का डर है, डर के सिवा कुछ नहीं कि कहीं CPM बुरा ना मान जाए, कोई बात उसे चुभ ना जाए। अगर ऐसा है तो क्या CPM और LDF के साथ कांग्रेस का कोई आंतरिक समझौता है? कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल के केरल से चुनाव लड़ने को महिमा मंडित करने के लिए ये तर्क देते हैं कि इससे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की हवा बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखता। केरल की कई सीटों पर बीजेपी जीत के रास्ते पर है। जिस तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर 2014 में 20,000 से कम वोट से जीत पाए थे, माना जा रहा है कि इस बार वो निश्चित हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की मौजूदगी में केरल से बीजेपी अपना खाता खोलने जा रही है। फिर कोई ये बताए कि केरल में कहां है राहुल इफेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बात पुरानी है लेकिन जरूरी है। कभी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। नतीजा यह हुआ कि फिर से बहुमत वाली मोदी की सरकार बन गई। PM के खिलाफ अपशब्द कहने का जो सिलसिला सोनिया गांधी ने शुरू किया था वो और बढ़ता गया और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक बन गए। एक बार फिर देश में चुनाव है। राहुल गांधी बिना किसी ठोस सबूत के PM मोदी को चोर कहने लगे हैं। बंगाल में अपनी दुकान बंद होते देख ममता बनर्जी भी राहुल और सोनिया गांधी की राह पर हैं। ये मोदी को दगाबाज, खूनी, पागल कुत्ता, अत्याचारी, हिंसक और न जाने क्या क्या कहती हैं। मोदी ममता सरकार के खिलाफ बोले तो ममता ने कहा कि उनके मुंह में कीड़े पड़े। चुनाव आयोग ने आजम खान पर बदजुबानी के लिए 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया।
लेकिन समय सीमा खत्म होते ही आजम खान शुरू हो गए और मोदी को फरेबी, धोखेबाज, मौका परस्त और ना जाने क्या क्या बताने लगे। मायावती को उनकी जाति से दिक्कत है तो उसी को लेकर वो मोदी पर हमलावर हैं। लालू प्रसाद जेल में हैं तो राबड़ी देवी भी पीएम पर अनाप शनाप आरोप लगा रही हैं। हैदराबादी ओवैसी से लेकर पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू तक, चंद्रबाबू से लेकर हर दूसरा तीसरा छुटभैया नेता प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को बेकरार रहता है। मौका मिला नहीं कि गालियों की बौछार शुरू। विपक्षी नेताओं की इस तरह की बातों से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएम मोदी खुद को गाली प्रूफ मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है। विपक्ष को इस बात की समझ है, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के बारे में जितने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तालियां उतनी ही बजेंगी। लेकिन विपक्ष का यह दांव गुजरात की तरह अगर उल्टा पड़ा तो जानकार कहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर डूबेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मायावती, अजित सिंह और अखिलेश की दोस्ती में ही बीच चुनाव के दौरान दरार नहीं पड़ी, बल्कि पड़ोस के बिहार में भी कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी में ठन गई है। यूपी में मायावती ने अजित सिंह से पहले जूते उतरवाए और फिर रैली में आने से रोक दिया। कुछ वैसे ही बिहार में तेजस्वी और राहुल कभी एक साथ नजर नहीं आते। बिहार में गठबंधन बनने के बाद राहुल गांधी 4 रैली कर गए, लेकिन तेजस्वी यादव उनकी किसी भी रैली में शामिल नहीं हुए। मैनपुरी में मायावती ने अखिलेश और मुलायम को अपने बाएं दाएं बैठाया और जाते जाते गेस्ट हाउस कांड की याद ताज़ा कराकर जो लकीर खींच दी, वो देखने वाली थी। बिहार में राहुल और लालू प्रसाद के बीच वैसी ही लकीर पहले दिन से खींची हुई है। मतलब गठबंधन तो हो गया, लेकिन राहुल और तेजस्वी अपनी अपनी डपली अपने ही हाथ बजा रहे हैं। उस पर तेजस्वी का ये गुस्सा है कि सुपौल से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन की राह में आरजेडी के लोग खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। अब तेजस्वी भले ही कहें कि गठबंधन में सबका काम बटा हुआ है, लेकिन जानकारों के हिसाब से तेजस्वी का यह तर्क गले नहीं उतरता। सूत्र बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद के इशारे पर ही लखनऊ में अखिलेश को भारत का भविष्य बताया था। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा ने लखनऊ में जो नौटंकी, वो पूर्व नियोजित और सोची समझी चाल थी। लालू प्रसाद और अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली में बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। इसलिए मायावती को उन्होंने साथ लिया। मायावती के वोट तो अखिलेश के कैंडिडेट को मिल रहे हैं, लेकिन मायावती को अखिलेश का वोट मिल रहा है या नहीं, ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन जो संकेत है उसके हिसाब से ऐसा होता नहीं दिखता। इसी रणनीति के तहत बिहार में तेजस्वी और गठबंधन के दूसरे दल एक दूसरे के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वैसे तो अयोध्या और भोपाल का आपस में कोई मेल नहीं, लेकिन राजनीति ने दोनों को एक किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनाव से गायब है। पहले 2 चरण के बाद माहौल बदलने की कोशिश की गई और बीजेपी ने हिंदुत्व की प्रचंड परछाई साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी का संदेश साफ था कि हिंदुत्व का नाम वो खुद से कभी अलग नहीं होने देगी। इसी वजह से दिग्विजय सिंह की सीट चुनी गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह को साध्वी से लड़ाने में इतिहास के गड़े मुर्दे अपने आप बाहर आने लग जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। साध्वी को चुनाव मैदान में उतारने के बाद बीजेपी ने हिंदू आतंकवाद का शब्द निकाला और पूरी कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। वो तो साध्वी ने शहीद हेमंत करकरे को बीच में लाकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया। साध्वी के बयान से बीजेपी ने खुद को अलग तो कर लिया, लेकिन अभी भी बीजेपी के नेता दोहरी बात पर अड़े हैं। कभी साध्वी को गलत बताते हैं तो कभी उनकी ही पीड़ा का हवाला देकर उनका व्यक्तिगत दर्द समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साध्वी जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही वो नहीं कहनी चाहिए थी। शहीद करकरे की बात खत्म नहीं हुई थी कि साध्वी ने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया और ताल ठोक कर कहा कि विवादित ढांचा गिराने में उनकी भी भूमिका रही है। मतलब साफ है, बीजेपी हिंदुत्व को पूरी तरह से पैक करना चाहती है और शहीद करकरे पर दिए बयान से जिस वोट के कटने का डर सता रहा था उसे फिर वापस करने की कोशिश है, ये दिखाकर कि साध्वी तो राम भक्त हैं और राम मंदिर बनाने की बड़ी पैरोकार।
कांग्रेस दूर से ही खेल का मजा ले रही और इंतजार हो रहा है 23 मई का, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कामरेड कन्हैया कुमार ने आखिरकार बेगूसराय में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अंदाज जेएनयू वाला ही था, विरोध की आवाज को बाहुबल से दबाने का। जेएनयू में भी ऐसे ही होता रहा है। कमी बस इसी बात की कि जो नारे जेएनयू में लगाए जाते रहे, वैसे नारे बेगूसराय में अब तक कामरेड कन्हैया कुमार ने नहीं लगवाए। लेकिन बेगूसराय के लोगों को अपना बाहुबल दिखाना शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे क्या दिखाए, विरोध में नारे क्या लगाए, कन्हैया कुमार के लोग उन सब पर भिड़ गए। सबके सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस आई, कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामला तब जाकर शांत हुआ। लेकिन पूरे बेगूसराय में इस बात का पता चल गया कि कन्हैया कुमार अपने साथ अब भी गुंडे लेकर चलते हैं। असल में पिछले दिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ग्रामीण ने कन्हैया कुमार से तीखे सवाल पूछे। तब कन्हैया उनके सवालों का कोई जवाब तो नहीं दे पाए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया और कन्हैया की किरकिरी हो गई। तब से कन्हैया कुमार सतर्क हैं। उसी तरह का सवाल कोई दूसरा ना पूछ ले, इससे बचने के लिए लगातार दूसरा रास्ता कन्हैया कुमार और उसके समर्थक खोज निकालने की कोशिश में थे, जिसे अब खोज निकाला गया है। दरअसल जो खिलाफत करे उसकी ठुकाई कर दो, कोई विरोध करे तो उसकी आवाज बंद कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।